उस शाम की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो हड्डियों तक पहुंच रही थी। लेकिन मेरे दिल में जो हलचल थी, वह किसी भी मौसम से ज्यादा भारी थी। मैंने उसे अपने कानों से सुना था। शब्द साफ थे, धारदार थे और सीधे मेरे कलेजे के पार निकल गए। यह अब तक जीवित ही क्यों है? आखिर कब तक हमें इसे ढोना पड़ेगा? उसके बाद जो हंसी गूंजी, वह ऊंची नहीं थी, लेकिन इतनी तीखी थी कि उसने मेरे भीतर के आत्मसम्मान को दो हिस्सों में चीर दिया। मैं लोहे के उस भारी फाटक के पीछे कढ़ी थी, जिसे मैंने खुद अपनी पसंद से पेंट करवाया था। मेरे हाथों में कांच का एक बड़ा कटोरा था, जिसमें अभी अभी बना हुआ गर्मा गर्म गाजर का हलवा था। उसकी खुशबू हवा में तैर रही थी, लेकिन मेरे लिए वह खुशबू अब राख जैसी बन चुकी थी। मेरे हाथ नहीं कांपे, कम से कम उस पल तो बिल्कुल नहीं। लोग कहते हैं कि जब आपको ऐसा गहरा सदमा लगता है, तो आप टूट जाते हैं। आप वहां से भाग जाना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं भागी। मैं वहीं खड़ी रही, मानो पत्थर की बन गई हो। मैंने गहरी सांस ली, अपने पल्लू को ठीक किया और उस पिछवाड़े बैकयार्ड की ओर कदम बढ़ा दिए, जैसे मैंने कुछ सुना ही ना हो। वहां जश्न का माहौल था। रंग बिरंगी झालरें लटकी हुई थीं, घास पर कुर्सियां सजी थीं और चारों तरफ मेहमानों का जमावड़ा था। मैं उन रोशनियों के बीच से गुजरी, उन चेहरों के पास से जो मेरी तरफ मुद्दे भी नहीं। उनमें से कुछ मेरा अपना खून थे, मेरे अपने पोते पोती, मेरे रिश्तेदार। कुछ अजनबी थे, जिन्हें शायद मेरे बेटे ने अपने व्यापार के सिलसिले में बुलाया था। लेकिन किसी ने भी मुझे देखकर मुस्कुराने की जहमत नहीं उठाई। मैं एक ऐसी परछाई बन चुकी थी, जिसे सब देख तो सकते थे, पर कोई पहचानना नहीं चाहता था। तभी किसी ने गला साफ किया। वह आवाज जानी पहचानी थी। ओह माँ जी, हमें तो पता ही नहीं था कि आप आज यहाँ आने वाली हैं। आपने बताया क्यों नहीं? वह मीनाक्षी थी, मेरे बेटे राहुल की पत्नी। उसकी आवाज में वही बनावटी मिठास थी, जो जहर को ढकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यह वही आवाज थी, जिसे मैंने अभी कुछ सेकंड पहले फाटक के पीछे से सुना था। उसकी आंखों में कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बस एक अजीब सी खींच थी कि मैं वहां क्यों आ गई। मैंने शांति से कहा, मैं बच्चों के लिए गाजर का हलवा लाई हूं। वहां सन्नाटा छा गया। किसी ने भी वह कटोरा लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। लोग बस मुझे ऐसे देख रहे थे, जैसे मैं कोई बिन बुलाया मेहमान हूं, जो उनकी महफिल का रंग खराब करने आया है। मैंने इधर उधर देखा और खुद ही मेज के एक सुदूर कोने में उस कटोरे को रख दिया। मेरे घुटनों और पीठ में पुराना दर्द था, लेकिन उस दिन मैंने झुकना गवारा नहीं किया। मैं एक पुरानी मुद्दने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई। कुर्सी ने मेरे वजन से चूं की आवाज की, मानो वह भी मेरा मजाक उड़ा रही हो। हवा में ग्रिल्ड कबाबों की महक और अगरबत्ती का धुआं मिला हुआ था। किसी ने कोने में बड्ढे बड्ढे स्पीकर लगा रखे थे, जिनमें से ऐसा शोर निकल रहा था जिसे राहुल की उम्र के लोग संगीत कहते थे। मेरे लिए वह बस एक सर दर्द था। वे लोग हंस रहे थे, ऊंची आवाज में बातें कर रहे थे और शराब के गिलास टकरा रहे थे। मैं बस एक कोने में बैठी उन्हें देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी फिल्म को देख रही हूं, जिसमें मेरा कोई किरदार ही नहीं है। तभी मेरा बेटा राहुल खर्दा हुआ। उसने अपना गिलास हवा में उठाया और बड़े गर्व से कहा, परिवार के नाम, उस परिवार के नाम जो हमेशा एक दूसरे के साथ खड़ा रहता है। जब गिलास आपस में टकराए और चीयर्स की आवाज आई, तो राहुल की नजर एक पल के लिए भी मेरी तरफ नहीं गई। उसने अपनी माँ को उस भीड़ डे में जैसे अनदेखा कर दिया था। मेरे पोते पोतियां, जिन्हें मैंने अपनी गोद में खिलाया था, जिनके लिए मैं आज भी उनकी पसंद की मिठाइयां बनाती थी, वे 3 बार मेरे पास से दौड़ते हुए निकले। लेकिन एक बार भी कोई नहीं रुका। किसी ने यह नहीं पूछा, दादी माँ, आप कैसी हैं? या क्या आपको कुछ चाहिए? मुझे उस पल गहरा एहसास हुआ कि क्या वे मुझे बिना रसोई के धुएं, गंदे बर्तनों या बाजार के भारी थैलों के पहचानते भी हैं? उनके लिए मैं शायद बस एक घर की मशीन थी, जो अब पुरानी और बेकार हो चुकी थी। मीनाक्षी अंत में मेरे पास आई। वह अपने हाथ में एक ड्रिंक पकड़े हुए थी। उसने वही बनावटी मुस्कान चेहरे पर और ही थी, जो वह फेसबुक की फोटो खिंचवाते समय रखती है। उसने बेरुखी से पूछा, क्या आपको प्लेट चाहिए, या फिर आप बस यहां बैठकर सबको घूरना चाहती हैं? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। उस औरत की आंखों में मेरे लिए कोई सम्मान नहीं था। केवल यह सवाल था कि मैं कब यहां से जाऊंगी।
मैंने धीमे स्वर में कहा, मैं ठीक हूं। बहू, तुम जाओ और अपने मेहमानों का ख्याल रखो। वह बहुत जल्दी में सिर हिलाकर वहां से चली गई, मानो उसे डर हो कि कहीं मैं उससे कुछ और न मांग लूं। मैं वहां अंत तक रुकी रही। मैंने देखा कि कैसे वे लोग मेरे बनाए हलवे को नजरअंदाज कर रहे थे। जब पार्टी खत्म होने लगी और मेहमान जाने लगे, तो मैंने उठकर खुद ही खाली प्लेटें जमा करना शुरू कर दिया। मैंने मेज साफ की, गिरे हुए नैपकिन उठाए, जबकि मेरा बेटा और बहू अंदर जाकर आराम करने लगे थे। किसी ने नहीं कहा कि माँ रहने दो, हम कर लेंगे। जब सब साफ हो गया, तो मैंने अपना खाली बर्तन उठाया और अंधेरी गली की ओर बढ़ गई। मेरे मन में उस वक्त गुस्सा नहीं था और न ही मैं रोना चाहती थी। मेरे भीतर एक बहुत ही शांत और ठोस फैसला जन्म ले रहा था। जो बातें मैंने उस रात सुनी थी, उन्होंने मेरे मोह के धागे तोड़ दिए थे। अगली सुबह जब सूरज निकला, तो वह मेरे लिए एक नई रोशनी लेकर आया था। मैंने रसोई में जाकर सिर्फ अपने लिए एक कप कट डेक चाय बनाई। मैं उसी पुरानी सागवान की मेज पर बैठी, जहां कभी राहुल बैठकर अपना स्कूल का होमवर्क किया करता था। मुझे याद आया कैसे वह एक छोटे से सवाल के लिए मुझे आवाज देता था। तब उसे मेरी जरूरत थी, क्योंकि तब मैं उसके काम आती थी। और आज मैं उसके लिए बस एक बोझ थी, जिसे वह उतार फेंकना चाहता था। मैंने चाय की चुस्की ली और अपनी अलमारी की ओर बढ़ी। मैंने वह पुरानी स्टील की फाइल निकाली, जिस पर धूल जमी थी। उस पर नीले पेन से लिखा था, राहुल, नया घर। उस घर को खरीदने के लिए मैंने अपनी पूरी उम्र की कमाई, अपने पीएफ का पैसा और अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। मैंने सोचा था कि बुढ़ापे में सिर छुपाने की जगह मिलेगी और बच्चों का साथ होगा। मैंने बिना किसी शर्त के वह पैसे दिए थे, क्योंकि एक माँ कभी अपने बच्चों से सौदेबाजी नहीं करती। लेकिन उस रात की बातों ने मुझे याद दिला दिया था कि जहां सम्मान न हो, वहां अधिकार भी नहीं रहता। मैंने फाइल खोली और उन कागजों को देखा। राहुल को लगता था कि वह घर अब उसका है। उसे लगता था कि मैं बस एक पुरानी याद की तरह उस घर के कोने में पड़ी रहूंगी। लेकिन उसने एक बात भुला दी थी। एक माँ जब देने पर आती है, तो अपना सर्वस्व लुटा देती है। लेकिन जब वह अपने स्वाभिमान पर उतर आती है, तो वह अपना हिस्सा वापस लेना भी जानती है। उस रविवार मैंने घर के किसी सदस्य से एक शब्द भी नहीं बोला। मैंने बस खामोशी से अपनी योजना बनाई। मैंने अपने पति के पुराने मित्र और वकील खन्ना साहब का नंबर निकाला। वे हमेशा कहते थे, शकुंतला भाभी, कभी भी किसी पर इतना भरोसा मत करना कि अपने पैर रखने की जमीन ही खो दो। आज मुझे उनकी बात समझ आ रही थी। मैंने फोन उठाया और उन्हें कॉल किया। खन्ना साहब, मुझे आपसे मिलना है, अभी, और यह काम बहुत जरूरी है। वकील खन्ना साहब का दफ्तर शहर के एक पुराने इलाके में था, जहां की गलियों में आज भी पुराने भारत की महक और कानून की भारी फाइलों की गंध बसी थी। जब मैं वहां पहुंची, तो सीढ़ियां चढ़ते हुए मेरे घुटनों ने जवाब दे दिया था, पर मेरा इरादा फौलाद की तरह मजबूत था। खन्ना साहब मेरे पति के सबसे करीबी दोस्त थे। उन्होंने मुझे देखते ही चश्मा उतारकर मेज पर रखा और गहरी चिंता से मेरी ओर देखा। शकुंतला भाभी, आपकी आवाज फोन पर बहुत बदली हुई लग रही थी। क्या बात है? राहुल और बहू तो ठीक है ना? उन्होंने धीमे स्वर में पूछा। मैंने लंबी सांस ली और उनके सामने वह नीली फाइल रख दी। खन्ना साहब, राहुल और मीनाक्षी तो ठीक हैं, पर मैं ठीक नहीं हूं। कल रात मैंने वह सुना जो एक मां को कभी नहीं सुनना चाहिए। उन्होंने मेरी मृत्यु की कामना की है। खन्ना साहब, वे बस मेरे जाने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि यह घर और मेरी बची खुची संपत्ति पूरी तरह उनकी हो जाए। खन्ना साहब सन्न रह गए। उन्होंने कांपते हाथों से चश्मा वापस पहना और फाइल के पन्ने पलटने लगे। भाभी, मुझे याद है जब आपने यह घर खरीदा था। आपने अपनी पूरी रिटायरमेंट की ग्रेच्युटी और पीएफ का पैसा एक झटके में राहुल के नाम कर दिया था। मैंने तब भी आपको चेतावनी दी थी। मैंने फीकी मुस्कान के साथ कहा, मां हूं ना खन्ना साहब, सोचा था कि बुढ़ापे में सहारा मिलेगा। पर कल रात उस सहारे ने मुझे अपनी महफिल में एक अजनबी बना दिया। मुझे अपनी गलती सुधारनी है। खन्ना साहब ने एक एक कागज को गौर से देखा। देखिए भाभी, कानूनन स्थिति थोड़ी पेचीदा है। आपने यह घर राहुल को गिफ्ट डीड के जरिए दिया था। अब वह मालिक है, लेकिन उन्होंने एक कागज की ओर इशारा किया। आपकी बाकी संपत्ति, आपके पति का वह पुराना पुश्तैनी प्लाट और आपके बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स एफडीज अभी भी आपके नाम पर हैं।
और सबसे बड़ी बात, आपकी पेंशन और नॉमिनी के अधिकार आपके पास हैं। उस दोपहर हमने घंटों बात की। मैंने उन्हें हर छोटी बड़ी जानकारी दी। वह घर जो मैंने राहुल को दिया था, उसकी कीमत आज करोड़ों में थी, लेकिन मेरी असली ताकत वह पुश्तैनी जमीन थी जो शहर के बाहरी इलाके में थी और जिसकी कीमत हाल ही में बारैच गई थी। राहुल को लग रहा था कि वह जमीन भी उसे ही मिलेगी। भाभी, अगर आप चाहें तो हम वसीयत विल को आज ही बदल सकते हैं। हम राहुल का नाम हर जगह से हटा सकते हैं। हम मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एक्ट के तहत उसके खिलाफ मामला भी दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि वह आपकी देखभाल नहीं कर रहा है। खन्ना साहब ने सुझाव दिया। मैंने कुछ देर सोचा। नहीं खन्ना साहब, मैं कोर्ट कचहरी में उसे घसीटना नहीं चाहती। मैं बस अपना सम्मान वापस चाहती हूँ। मैं उसे यह एहसास दिलाना चाहती हूँ कि जिसे वह बोझ समझ रहा है, वही उसकी नींव थी। आप वसीयत तैयार कीजिए। राहुल का नाम काट दीजिए। मेरी पूरी संपत्ति एक ट्रस्ट और अनाथालय को जाएगी। और हाँ, मेरी पोती रिया, उसके लिए एक छोटा हिस्सा सुरक्षित रखिएगा, पर केवल तभी जब वह बालिग हो जाए और अपनी माँ की परछाई से दूर रहे। शाम को जब मैं घर लौटी तो घर में सन्नाटा था। राहुल लिविंग रूम में सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। मीनाक्षी फोन पर किसी सहेली से पार्टी की तारीफ कर रही थी। अरे माँ, आप कहाँ थी दिन भर? कम से कम बता तो दिया कीजिए। रात का खाना कौन बनाएगा? मीनाक्षी ने बिना मेरी ओर देखे कहा। उसकी आवाज में वही तिरस्कार था। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, अपना खाना खुद बना लेना बहू। आज से मैं इस घर की रसोइया नहीं हूं। राहुल ने चौंक कर सिर उठाया। क्या हुआ माँ? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैंने उसकी आंखों में झांका। वे आंखें जिन्हें देखकर कभी मेरा दिल भर आता था, आज मुझे खाली लग रही थीं। राहुल, कल रात मैंने सुना जो तुमने और मीनाक्षी ने गार्डन में कहा था, यह अब तक जीवित क्यों है? क्या यही वह दिन देखने के लिए मैंने अपनी खुशियां तुम्हारे नाम की थीं? राहुल का चेहरा सफेद पड्डी अज गया। उसने हकलाते हुए कहा, माँ, वह आप गलत समझ रही हैं। हम तो बस। वह मीनाक्षी का मजाक था। मजाक? मैंने हंसते हुए कहा। एक ऐसी हंसी जिसमें केवल दर्द था। रिश्तों में जब सम्मान खत्म हो जाता है तो मजाक भी जहर बन जाता है। राहुल, मैंने खन्ना साहब से मुलाकात कर ली है। तुम्हें लगा था कि मैं बेबस हूं। तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हारी दी हुई रोटी पर पल रही हूं। यह भूल जाओ। मीनाक्षी कमरे से बाहर आ गई। आप हमें डरा रही हैं? यह घर राहुल के नाम है। भूल गई आप? मैंने शांति से अपना बैग उठाया। घर तुम्हारा हो सकता है मीनाक्षी, पर इस घर के भीतर की आत्मा मेरी थी। अब तुम अपनी ईंट पत्थरों की दीवार के साथ खुश रहो। मेरी बैंक सेविंग्स, मेरी पुश्तैनी जमीन और मेरा आशीर्वाद, अब इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। मैंने अपनी वसीयत बदल दी है। राहुल सोफे से कड़धा हो गया। उसके चेहरे पर अब डर साफ दिख रहा था। माँ, आप पागलपन कर रही हैं। वसीयत बदलने का क्या मतलब है? वह जमीन, वह तो मेरे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। तुम्हारे बिजनेस के लिए वह जमीन जरूरी है, पर तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ जरूरी नहीं थी, मैंने कहा और मुद्द कर अपने कमरे में चली गई। उस रात मैंने अपना सामान पैक किया। बहुत कम सामान था। कुछ सादियां, मेरे पति की एक पुरानी तस्वीर और मेरा स्वाभिमान। मैंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बाहर से राहुल के चिल्लाने और मीनाक्षी के रोने झगड़ने की आवाजें आ रही थीं। वे शायद अब अपनी गलती पर नहीं, बल्कि खोई हुई संपत्ति पर रो रहे थे। मैंने खिड़की से बाहर देखा। आसमान में चांद आधा था, पर रोशनी पूरी दे रहा था। मुझे समझ आ गया था कि खुद को पूरा करने के लिए किसी और के सहारे की जरूरत नहीं होती। अगली सुबह का सूरज मेरी जिंदगी का सबसे बद्धा इम्तिहान होने वाला था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण मेरे कमरे की खिड़की से टकराई, तो मुझे भारीपन नहीं, बल्कि एक अजीब सी हल्की फुल्की सनसनी महसूस हुई, जैसे सालों से कंधों पर रखा कोई पत्थर हट गया हो। मैंने अपना सूटकेस बंद किया और कमरे के ताले की चाबी मेज पर रख दी। जब मैं बाहर निकली तो राहुल और मीनाक्षी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। उनके सामने चाय के कप थे, पर माहौल में कोई मिठास नहीं थी। राहुल की आंखें सूजी हुई थीं। शायद वह रात भर उस संपत्ति के बारे में सोचता रहा जिसे उसने खो दिया था। माँ, आप कहाँ जा रही हैं? कम से कम नाश्ता तो कर लीजिए, राहुल ने दबी आवाज में कहा। उसकी आवाज में अब वह अधिकार नहीं था, बल्कि एक डर था। मैंने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा,
नहीं राहुल, अब इस घर का अन्न मेरे स्वाभिमान को शोभा नहीं देता। मैंने अपना ठिकाना ढूंढ लिया है। लेकिन लोग क्या कहेंगे कि हमने अपनी माँ को घर से निकाल दिया? मीनाक्षी ने बीच में टोकते हुए कहा। उसे अभी भी समाज की चिंता थी, मेरी नहीं। लोग वही कहेंगे जो तुम उन्हें सुनने पर मजबूर करोगी मीनाक्षी। पर हकीकत तुम दोनों जानते हो, मैंने कहा और बिना पीछे मुड़े फाटक की ओर चल दी। मैंने शहर के दूसरे छोर पर एक छोटा सा सुंदर वरिष्ठ नागरिक सदन, रिटायरमेंट होम, चुना था। वह कोई दुखद जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां मेरी उम्र के लोग अपनी शर्तों पर जी रहे थे। वहां मेरा एक अपना कमरा था, एक छोटी सी बालकनी जहां मैं तुलसी और गेंदे के पौधे लगा सकती थी। पहले कुछ दिन मुश्किल थे, घर की शांति मुझे छुपती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि यह शांति उस अपमानजनक शोर से कहीं बेहतर थी। मैंने वहां के पुस्तकालय में समय बिताना शुरू किया। मैंने उन महिलाओं से दोस्ती की जिनकी कहानियां मेरी ही तरह थीं, पर उनके इरादे मेरी ही तरह मजबूत थे। कुछ महीनों बाद एक दोपहर रिया, मेरी पोती, मुझसे मिलने आई। वह अकेली थी। वह मेरे कमरे में आई और मेरे पैरों को छूकर फूट फूट कर रोने लगी। दादी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। पापा और मम्मी हमेशा लड़ते रहते हैं। घर में अब कोई खुशी नहीं बची। मम्मी को अब समझ आ रहा है कि घर चलाना और उसे संभालना क्या होता है। रिया ने हिचकियां लेते हुए कहा। मैंने उसे पास बिठाया और उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, मैंने तुम्हें कभी दोषी नहीं माना। तुम बस वही देख रही थी जो तुम्हें दिखाया जा रहा था। लेकिन याद रखना, घर ईंटों से नहीं, एक दूसरे के सम्मान से बनता है। रिया ने बताया कि राहुल का नया बिजनेस डूब रहा है क्योंकि उसे वह पुश्तैनी जमीन नहीं मिली जिस पर उसने लोन लेने का सोचा था। खन्ना साहब ने कानूनी तौर पर सब कुछ इतना पक्का कर दिया था कि राहुल चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। उस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा, माफी हर बार शब्दों की मोहताज नहीं होती। कुछ गलतियों की सजा केवल खामोशी और दूरी होती है। एक दिन राहुल का फोन आया। उसका जन्मदिन था। माँ, क्या आप घर आएंगी? बस एक बार। मैंने गहरी सांस ली। जन्मदिन मुबारक हो राहुल, पर वह घर अब मेरा नहीं है और अब मुझे उस घर की जरूरत भी नहीं है। मैं यहां खुश हूं। मैंने फोन रख दिया। यह नफरत नहीं थी, बस एक ऐसा फैसला था जो मैंने अपने लिए लिया था। आज मेरी बालकनी में लगा तुलसी का पौधा लहलहा रहा है। शाम को मैं अपनी सहेलियों मृदुला और शांति के साथ चाय पीती हूँ। हम राजनीति, धर्म और पुरानी यादों पर हंसते हैं। यहाँ कोई मुझे यह नहीं पूछता कि मैं जीवित क्यों हूं। यहाँ मेरी उपस्थिति एक उत्सव है, बोझ नहीं। सूरज ढल रहा था और आसमान में लालिमा छाई थी। मैंने अपनी पोती द्वारा भेजा गया एक संदेश पढ़ा जिसमें उसने अपनी परीक्षा में अव्वल आने की खबर दी थी। मैंने मुस्कुराकर फोन एक तरफ रख दिया। अब जब मैं रात को सोती हूं तो मुझे किसी की आहटों का डर नहीं होता। मुझे पता है कि मैंने अपनी मेहनत की कमाई का सही उपयोग किया है, एक ऐसे अनाथालय को दान देकर जहां बच्चों को सिर छुपाने की जगह और शिक्षा मिलेगी। मेरी कहानी अब खत्म नहीं हो रही थी, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जहां शकुंतला देवी किसी की मां या दादी होने से पहले खुद अपनी मालिक थी। विशाल भारतीय आकाश के नीचे मैंने अंततः अपनी शांति पाली थी।